नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पेज में। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक क्रैश कोर्स नीट JEE 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है और अभी तक लगभग मैं 25 चैप्टर का फुल चैप्टर रिविजन करवा चुका हूं। तो इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है: फुल चैप्टर रिवीजन, ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, ऑनलाइन यूनिट वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, JEE नीट दोनों के प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट दी जाती है और डाउट का सोल्यूशन होता है। तो बच्चों, एक तो फुल चैप्टर रिवीजन, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, ये दोनों चीजें आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगी, वो एकदम फ्री है। जहां तक बात है कि ऑनलाइन टेस्ट की, तो ये हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप में अवेलेबल है, जिसके लिए आप 300 रुपए देके सारी की सारी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, पुरानी नई और आने वाली भी। प्रैक्टिस सीट जो है हमारे ऐप में एकदम फ्री है, वहां से आप प्रैक्टिस सीट डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाउट का सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये सारी चीजें आपको कुल मिला के आपके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगी। तो आप इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, कुछ लिंक आपकी स्क्रीन के सामने, यही लिंक सेम डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, तो आप उनसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा एक केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन है, जहां पर सारे के सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिनके लिए आपको मात्र 300 रुपए देने हैं। सारे के सारे टेस्ट आप दे सकते हैं। DPBs वहां पर फ्री हैं, नोट्स हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों टाइप के हैं। रिजल्ट एनालिसिस आप कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 11th का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फुल चैप्टर रिवीजन होगा, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। टोटल 4 पार्ट में इन्वायरमेंट को डिवाइड करते हैं। एक गैसेस लेयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एक वाटर बॉडीज बोलते हैं, जिसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, एक सॉलिड बॉडीज होता है जिसमें रॉक एंड माउंटेन आ गए, इनको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, और एक वो रीजन जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। अब बच्चों, एटमॉस्फेयर के भी कुछ अलग अलग रीजन डिवाइड किए गए हैं, यानी जो हमारा गैसेस लेयर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वाला पार्ट ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मेसोस्फेयर और चौथा थर्मोस्फेयर। अब आपको क्या पढ़ना है, इनकी रेंज पढ़नी है। नीचे से लेकर ऊपर 11 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद 11 से 50 स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद 50 से 85 मेसोस्फेयर, और सबसे ऊपर वाला होता है थर्मोस्फेयर, जो 85 से 500 किलोमीटर तक। टेम्परेचर रेंज की अगर हम बात करें बच्चों, तो ट्रोपोस्फेयर में 15 से लेकर -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है, और अगर स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो -56 से -2 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा हॉट है। सबसे कोल्डेस्ट रीजन होता है बच्चों मेसोस्फेयर, जो -2 से -92 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और जो सबसे ऊपर वाला रीजन होता है वो सबसे हॉट होता है, -92 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अच्छा, इसमें यह भी पूछा जाता है कि बच्चों ओजोन कहां होती है। ओजोन होती है बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर में। देखो, इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर को हम ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो जो गैस होती है वो अपने कैटायन, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये देखो जैसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉल्यूशन पर, और मोस्टली हमारे पास 3 तरह का पॉल्यूशन होता है। एक होता है गैसियस पॉल्यूशन, दूसरा होता है सॉइल पॉल्यूशन, तीसरा होता है वाटर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैसियस पॉल्यूशन। मोस्टली बच्चों, जो जितनी भी लेयर आपने गैसेस की पढ़ी हैं, उनमें 2 ही लेयर में पोल्यूशन देखने को मिलता है। ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है और स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रोपोस्फेयर में कौन कौन से टाइप का पोल्यूशन होता है। तो 2 चीजों की वजह से पोल्यूशन होता है। एक तो गैस की वजह से होता है, दूसरा पार्टिकल की वजह से। कौन कौन सी गैस हो सकती है? सल्फर के ऑक्साइड SO2 SO3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 NO, कार्बन के ऑक्साइड CO2 CO, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से हो सकता है, हाइड्रोकार्बन की वजह से हो सकता है, ओजोन की वजह से भी पोल्यूशन हो सकता है। ध्यान रखना बच्चों, ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर में हो तो बेनिफिशियल है, ओजोन अगर ट्रोपोस्फेयर में हो तो हार्मफुल। उसी तरह से कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट हो गया, मिस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गया, स्मोक हो गया, स्मोक हो गया, इनकी वजह से भी ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन होता है। अब बात करते हैं जो हमारा गैसेस पोल्यूशन है वो किस किस टाइप का होता है और उनके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, उनके सोर्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो 2 मेन सल्फर के ऑक्साइड होते हैं जो पोल्यूशन करते हैं, SO2 and SO3। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ये बनते कहां से हैं। वैसे जो SO2 और SO3 वोल्केनो से भी निकलता है,
और मोस्टली इनका जो इमिशन होता है वो फॉसिल फ्यूल जब बर्न होता है, पेट्रोल और डीजल, उसकी वजह से इनका फॉर्मेशन ज्यादा हो। सीधी सी बात है, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो पॉइजनस होता है एनिमल और प्लांट के लिए। अगर इसकी लो कंसंट्रेशन है तो बच्चों ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज कर सकता है, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। और अगर इसकी हाई कंसंट्रेशन होती है तो ये स्टिफनेस ऑफ फ्लावरिंग बर्ड्स को नुकसान पहुंचाता है। कई बार ऐसा पूछा भी गया है कि SO2 का क्या काम होता है। तो प्लांट में और एनिमल में नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एनिमल में लो कंसंट्रेशन में और प्लांट में हाई कंसंट्रेशन में। साथ साथ अगर जो भी गैसेस पोल्यूशन होता है वो इरिटेशन कॉज करते हैं स्किन में और आई में। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो मेन ऑक्साइड होते हैं जो पोल्यूशन करते हैं, एक नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। देखो बच्चों, जनरली जो हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर फॉर्म नहीं होते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करते। यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन कब रिएक्शन करेंगे, जब टेम्परेचर हाई हो और अल्टीट्यूड भी हाई होना चाहिए, यानी हाइट ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। क्लियर। इनका जो मेन सोर्स है वो होता है बच्चों फॉसिल फ्यूल, जब बर्न होता है हाई टेम्परेचर पे इन ऑटोमोबाइल इंजन, तभी जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड आगे जाके दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑल्सो डैमेज लीव्स ऑफ प्लांट और फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है। जैसा कि हमने SO2 के बारे में पढ़ा था, सेम टू सेम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करेगा, लंग्स इरिटेशन करेगा, यानी जो रेस्पिरेटरी डिजीज है उनको कॉज कर सकता है चिल्ड्रन में, और बच्चों लिविंग टिश्यू के लिए भी ये टॉक्सिक होता है। तो बस मोस्टली आपको याद ही रखना है। ये देखो, ये कुछ रिएक्शन मैंने लिखी है, N2 प्लस O2। देखो इतना टेम्परेचर है, कई बार पूछा भी गया है, दे डू नॉट कंबाइन एट नॉर्मल टेम्परेचर, दे कंबाइन एट हाई टेम्परेचर, तो तभी जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। और बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन को भी डिप्लीट करता है। चलो आप बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन किस तरह का पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन मोस्टली कहां से मिलते हैं, हमें फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं। जब बर्न होता है तो जो अनबर्न्ड इनकम्प्लीट कंबशन होता है उसकी वजह से हाइड्रोकार्बन का जनरेशन होता है। हाइड्रोकार्बन मोस्टली कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कैंसर कॉजिंग होते हैं। प्लांट और क्रॉप को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन के ऑक्साइड। कार्बन के दो मेन ऑक्साइड होते हैं, CO2 एंड CO, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। तो बच्चों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका जो मेन सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल बर्न, यानी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है। और जब भी कहीं आग लगती है और कोई भी कोल जलता है तो वहां से भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इमिट होता है। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के मेन इफेक्ट क्या होते हैं। बच्चों जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाना और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लाना। तो बच्चों ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाए तो फिर वो ऑक्सीजन को कंबाइंड नहीं कर पाता है। और सबसे खास बात क्या है कि इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो 300 टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो अगर बच्चों ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, सफोकेशन हो सकता है, आदमी की डेथ भी हो सकती है। और ये प्रॉब्लम आ जाती है, देखो हेडेक हो सकता है, वीक आई साइड हो सकता है, नर्वसनेस होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में परसिस्ट। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होती है 0.003% इतनी होती है। ठीक है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स है बच्चों रेस्पिरेशन बाय द एनिमल्स और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है। और डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, वोल्केनो इरप्शन ये हो सकते हैं, लेकिन ये दो मेन इनके सोर्स है। 0.03% होती है जैसे मैंने आपको बताया था। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहाँ होता है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहां उसको यूटिलाइज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो इन्वायरमेंट है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिस वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब बात करते हैं बच्चों ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखो कुछ पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है बच्चों की वार्मिंग ऑफ द इन्वायरमेंट बाय सम गैसेस। तो जो हमारा धरती का इन्वायरमेंट है वो एक गर्म इन्वायरमेंट है, गर्मी रहती है इसकी, तो वो किसी गैसेस की वजह से होता है, वो हमेशा बनी रहती है।
तो इन्हीं गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इस पे क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो आपको ये ध्यान देखना, देखो मेथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन, दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। ये नोट कर लो। अच्छा, कई बार ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैसेस है, नहीं। और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ध्यान रखना है, कंफ्यूज किया जाता है इसमें कई बार। तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O ये ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस। तो इन गैस का क्या काम, क्या होता है, एनवायरमेंट को गर्म रखना। तो अगर बच्चों इन गैसेस की कंसंट्रेशन एक लिमिट से ऊपर हो जाए तो इन्वायरमेंट ज्यादा ही गर्म हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने यहां पर लिखा नहीं, हाँ, तो CO2 तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्लियर। और बच्चों जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है तो एक्चुअल में क्या होता है, जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो सकती है और सी लेवल बढ़ सकता है, इसलिए फ्लड के चांसेस हो सकते हैं। और गर्मी बढ़ेगी तो जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस, इनके चांसेस बढ़ सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं एसिड रेन। जनरली बच्चों जो हमारे रेन का पीएच होता है वो होता है 5.6, यानी रेन एसिडिक होती है। अब आप बोलोगे रेन एसिडिक क्यों होती है? रेन के अंदर जो वाटर और CO2 है वो आपस में कार्बोनिक एसिड, एक एसिड बनाते हैं, और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, तो ये क्या करता है, रेन को एसिडिक करने की कोशिश करता है। रेन का पीएच अगर बच्चों 5.6 से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एसिडिक रेन। और एसिडिक रेन किस वजह से होती है? दो चीजों की वजह से होती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। देखो दो चीजें लिखी है मैंने, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो H2SO4 बनाता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड बनाता है। इन्हीं दोनों की वजह से रेन का जो पीएच है वो और कम हो जाता है और रेन एसिडिक हो जाती है। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि दोनों में से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो बच्चों H2SO4 इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन देन HNO3। क्लियर। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। बहुत इजी है, एग्रीकल्चर नुकसान होता है, ट्रीज प्लांट का नुकसान होता है, मछली पालन है उस पर इफेक्ट होता है, मेटल्स करोड हो जाते हैं बच्चों, है ना, ड्रिंकिंग वाटर जिनसे सप्लाई होता है उन पर असर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स होती है, मार्बल और स्टोन की बनी होती है, उन पर जो है इफेक्ट होता है, जैसे आपने ताजमहल होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ एसिड रेन। सीधी सी बात है भाई, क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जहां से इमिट हो रहा है उस सोर्स को हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे या उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, सीधी सी बात है। तो क्या क्या काम करेंगे, देखो, फॉसिल फ्यूल बर्न कम करेंगे, है ना, पावर प्लांट्स इंडस्ट्री को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, नेचुरल गैस की तरफ हम बढ़ेंगे। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जो हमारा फॉसिल फ्यूल जब बर्न होता है इंजन के अंदर तो वो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्यादा निकलती है ना, तो हम क्या करेंगे, वहां पर कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करेंगे ताकि जो एग्जॉस्ट फ्यूम है वो एटमॉस्फेयर में इन गैसों को इमिट न करे। और बच्चों कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर क्या लगा होता है, ये मेटल लगे होते हैं, PD, PT एंड RH। क्लियर। तो ये क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और अगर बच्चों सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाए तो उसकी फर्टिलिटी पर असर पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर जो है लाइमस्टोन से उस सॉइल को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि उसका पीएच मेंटेन। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूशन। पार्टिकुलेट पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द सम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर। और बच्चों वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं या सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूशन, एक होता है वाइबल, दूसरा होता है नॉन वाइबल। वाइबल मतलब जैसे हमारे बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड्स, अलगी हो गई। नॉन वाइबल का मतलब ये नॉन वाइबल जैसे स्मोक हो गया, मिस्ट हो गया, डस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गया। सबसे पहले बात करते हैं स्मोक। स्मोक क्या होता है, एक सॉलिड और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स होता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर का जब कंबशन होता है वो जलता है, उससे वो निकलता है स्मोक। स्मोक का मतलब धुआं, सीधी सी बात है। सिगरेट का स्मोक हो सकता है, स्मोक ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड गार्बेज और ड्राई लीव्स जब जलाई जाती है तो वहां से भी स्मोक पैदा होता है। दूसरा होता है डस्ट। डस्ट का मतलब ये होता है कि बच्चों धूल, जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहां से डस्ट निकलती है, यानी जब क्रशिंग, ग्राइंडिंग, एट्रीब्यूशन ये सब काम होता है तब वहां से डस्ट पैदा होती है।
मिस्ट, जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्प्रे करते हैं तो वहां से जो लिक्विड ड्रॉपलेट निकलती है उसको बोलते हैं मिस्ट। तो मिस्ट का मतलब होता है स्प्रेइंग ऑफ लिक्विड पार्टिकल, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में कंडेंस हो जाती है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मोस्टली आपने देखा होगा जो इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड्स है फार्मर के थ्रू स्प्रे किए जाते हैं, उनसे मिस्ट बनने की संभावना ज्यादा होती है। लास्ट बात करते हैं फ्यूम्स। फ्यूम्स मतलब जब किसी केमिकल को हाई टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है तो उसकी जो वेपर होती है उसको हम फ्यूम्स बोलेंगे। तो ये कब बनता है? जब सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग ऑफ केमिकल्स होता है, ठीक है। और ऐसा कब होता है? जब हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ कुछ काम कर रहे होते हैं, जब किसी मेटल या मेटलर्जिक प्रोसेस उसके थ्रू सारी के सारी फ्यूम्स पार्टिकल्स बनती है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों स्मॉग, और स्मॉग बना होता है धुएं से, यानी स्मॉग से और फॉग यानी कोहरे से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इस बार कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखो जो स्मॉग होता है दो तरह का होता है, एक होता है क्लासिकल स्मॉग और दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये ध्यान रखना है बच्चों, है ना, क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल। इनमें मैं डिफरेंशिएट आपको बता देता हूँ। क्लासिकल स्मॉग मोस्टली विंटर सीजन में बनता है, लेकिन जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो मोस्टली वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट, यानी जब धूप हो तभी जाके बनता है। फोटो से आप समझ जाना, ठीक है। जो क्लासिकल स्मॉग है उसका मोस्टली जो मिक्सर होता है वो स्मॉग होता है और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड कुछ मिक्स होती है, जबकि हमारा जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। क्लियर? क्लासिकल स्मॉग रिड्यूसिंग नेचर का होता है, जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। अब बच्चों कई बार ऐसा क्वेश्चन आया कि फोटोकेमिकल स्मॉग के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। देखो एक तो मैंने ऊपर बताया रखा आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, एक्रोलिन होता है, ओजोन होता है। ये कई बार पूछा गया, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलिन, फॉर्मल्डिहाइड, NPAN यानी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब फोटोकेमिकल स्मॉग पर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। देखो जनरली हमारे पास जो पोल्यूशन होता है हाइड्रोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड, वो कहां से इमिट होता है? फॉसिल फ्यूल से इमिट होता है। तो वो आगे जाके बच्चों ओजोन के साथ रिएक्शन करके NO2 बनाता है, और बाद में जो NO2 और ओजोन है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आगे जाके हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर नए केमिकल बनाते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलिन एंड पर ऑक्सी नाइट्रेट। अब देखो रिएक्शन में ये सब मैंने लिखा है। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड और O3 की रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। क्लियर? अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से डिग्रेड होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, आगे जाके फिर दोबारा से ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्शन होके O3 मॉलिक्यूल बनाता है। तो इस तरह से बच्चों NO2, NO और O3 का फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन होता रहता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारे पास ओजोन है और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये आगे जाके हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके कुछ केमिकल बनाते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं, एक्रोलिन बनाते हैं एंड पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में किस तरह की रिएक्शन होती है। क्लियर? अब बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। बच्चों जो स्मॉग होता है वो मोस्टली विजिबिलिटी को कम करता है, और बच्चों जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो ट्रेन्स, फ्लाइट्स या डे टू डे लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। तो देखो जो हमारे पास ओजोन और पैन है, ओजोन और पैन है वो पावरफुल आई इरिटेंट है, आई को भी प्रॉब्लम केस करते हैं, ठीक है। और बच्चों जो ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नोज एंड थ्रोट में भी इरिटेशन कॉज करते हैं, जिस वजह से हेडेक हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट हो सकता है, कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथिंग भी डिफिकल्टी हो सकती है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज लीड टू क्रैकिंग ऑफ रबर और प्लांट लाइफ को भी डैमेज करता है। स्मॉग है वो मेटल को करोड कर सकता है, स्टोन और बिल्डिंग मटेरियल, रबर और पेंटेड सरफेस को नुकसान पहुंचा। तो बहुत सारे इफेक्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। सबसे पहले बात करते हैं कि ओजोन लेयर कहां होती है। तो ओजोन लेयर होती है अपर स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर। ओजोन का मेन काम क्या होता है? हमको यूवी हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। जो सन से हार्मफुल यूवी रेडिएशन पैदा होता है उसको धरती तक आने से रोकती है। अगर बच्चों यूवी रेडिएशन धरती तक आ जाए तो कई सारी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो सकती है। उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैंसर। वो भी कैसा कैंसर? स्किन कैंसर। क्या ओजोन IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है?
तो बच्चों ओजोन आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती, वो केवल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले कौन कौन से गैसेस हैं। तो बच्चों दो इंपॉर्टेंट केमिकल है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। एक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है CFC, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और दूसरा होता है बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें जनरली दो जगह से मिलता है। एक तो जो हमारे कूलेंट होते हैं जैसे AC हो गया एंड रेफ्रिजरेटर हो गया, इनसे CFC गैस निकलती है, और दूसरा जो एरोजॉल्स कंटेनर होते हैं जैसे डिओड्रेंट हो गया, वहां से CFC निकलता है। CFC को हम नॉर्मल लैंग्वेज में फ्रियॉन्स भी बोलते हैं, फ्रियॉन्स, और इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बात करते हैं CFC का ओजोन पे इफेक्ट क्या होता है, ये कैसे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ठीक है बच्चों, तो CFC मैंने अभी आपको बताया था किन किन जगह से वो रिलीज होता है। ये बच्चों एटमॉस्फेयर में जाता है और धीरे धीरे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में पहुंच जाता है। ये काफी स्टेबल केमिकल होता है, ये गैसेस लेयर में कई सालों तक रह सकता है। तो बच्चों आगे जाके स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में जाके ये क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है बाय यूवी रेडिएशन। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, CF2Cl2 ब्रेक डाउन होगा किसमें, Cl फ्री रेडिकल में। ये कई बार आता है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन इन CFC। वो क्या है बच्चों, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल आगे जाके ओजोन को डिप्लीट करता है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और O2 बनाता है। ये देखो, इसी वजह से डिप्लेशन होता है, और आगे जाके बच्चों जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल है वो दोबारा से ऑक्सीजन के साथ मिलकर दोबारा Cl फ्री रेडिकल बनाता है, और ये Cl फ्री रेडिकल दोबारा से जाके उस ओजोन को डिप्लीट करने लगता है। तो ऐसा बोला गया है कि CFC का एक मॉलिक्यूल ओजोन के 1,00,000 मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है, इतना हार्मफुल इफेक्ट ये शो करता है। तो ये लगातार चेन रिएक्शन चलती रहती है। अब ओजोन होल का मतलब यह होगा बच्चों कि किसी एरिया में ओजोन की थिकनेस कम हो जाती है, और वो एरिया कौन सा है हमारा, एंटार्क्टिका के ऊपर का जो एरिया है वो सबसे कम ओजोन की थिकनेस है, सबसे ज्यादा ओजोन का डिप्लेशन वहीं जाके हुआ है। ठीक है, कहा, एंटार्क्टिका में। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। वहां पर कुछ खास तरह के क्लाउड बनते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, और इनके अंदर एक तरह का केमिकल भरा होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरीन नाइट्रेट। जनरली जो विंटर सीजन होता है उसमें जो क्लोरीन नाइट्रेट होता है वो हाइड्रोलाइज होता है, क्लोरीन नाइट्रेट हाइड्रोलाइज होता है एंड हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है और साथ में नाइट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन नाइट्रेट का अगर HCl के साथ रिएक्शन हो जाए तो वो क्लोरीन गैस बना देता है। तो बोलने का मतलब विंटर सीजन में ये दोनों चीजें वहां पर रहती है। समर सीजन में क्या होता है बच्चों, समर सीजन में इन्वायरमेंट वार्म होता है और जो वो क्लाउड होते हैं वो दोबारा से ब्रेकअप होते हैं, तो उनके अंदर बच्चों क्या होता है, हाइपोक्लोरस एसिड और Cl2 होता है। तो वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाते हैं। देखो, क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन एरियाज में, एंटार्क्टिका के एरियाज में जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, उसी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है। बाकी एरिया में क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है लेकिन बच्चों ये न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण है जो वाटर को पोल्यूट करते हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं और हीट। इसकी वजह से वाटर का पोल्यूशन होता है। जनरल टॉपिक है वैसे भी। एक चीज आपको ध्यान रखनी बच्चों, जो वाटर का पोल्यूशन है वो किससे पता चलता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी है। तो बच्चों कूल्ड वाटर ज्यादा ऑक्सीजन को डिसॉल्व करता है बजाय वार्म वाटर के। एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि कितनी डिसॉल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो बच्चों वो होनी चाहिए हमारे पास 10 ppm। क्लियर। और अगर वो 6 ppm तक चली जाए तो वो एक्वाटिक लाइफ को अफेक्ट करता है। अब इस पर आपको क्या करना है, डेटा के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा ना, JEE में डेटा बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब BOD क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम वाटर के पोल्यूशन का पता कर सकते हैं या वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना है, कोई पोल्यूटेंट कितना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जनरली बच्चों क्या होता है, हमारे पास जो वाटर होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, वाटर होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और जब वाटर के अंदर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस जाता है
तो उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो साथ में इस वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होते हैं उसको भी कंज्यूम करते हैं। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर वाटर के अंदर होगा उतनी ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, तो उतना ज्यादा वो उसके अंदर की डिसॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि बीओडी जितने बढ़ेगा, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी बढ़ेगी, इसका मतलब वाटर के अंदर उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, वाटर उतना ज्यादा पॉल्यूट था। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाई बीओडी ज्यादा पोल्यूशन या लो बीओडी ज्यादा पोल्यूशन, हाई बीओडी ज्यादा पोल्यूशन, लो बीओडी कम पोल्यूशन। देखो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर जो हमारा क्लीन वाटर है उसकी बीओडी है 5 ppm और जो हाईली पोल्यूटेड वाटर होता है उसकी बीओडी होती है लगभग 17 ppm। क्लियर? तो ये दोनों डेटा आपको याद रखने, 5 ppm क्लीन वाटर की और हाईली पोल्यूटेड वाटर की 17 ppm होती है। तो बीओडी बढ़ती जाएगी तो पोल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह से एक सिमिलर टर्म्स आता है सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर बच्चों हम बैक्टीरिया की जगह में केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और वो केमिकल है हमारे K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है यूट्रोफिकेशन। देखो इस टर्म्स को समझो, यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है? यूट्रोफिकेशन होता है न्यूट्रेंट की वजह से। और कौन से न्यूट्रेंट की वजह से होता है? जिसमें फॉस्फेट्स होता है। कई बार पूछा जाता है ना, फॉस्फेट यानी फर्टिलाइजर की वजह से होता है, जिसमें फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर होते हैं, इनकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब फर्टिलाइजर का हम इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है, और जब बच्चों वो प्लांट डेड होते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, और वो बैक्टीरिया उस एरिया के वाटर की ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो अल्टीमेटली वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसका मतलब वाटर पॉल्यूट होने लग गया। तो इसी को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। याद रखना किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट आयन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको डेटा याद रखना है। हर किसी मेटल की अपनी एक प्रेस्क्राइब लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर वो मेटल रहता है तो सेफ है, उसके बाद वो निकल जाता है तो अनसेफ हो जाता है वाटर ड्रिंकिंग के लिए। देखो बच्चों, तो फ्लोराइड कितना होना चाहिए? फ्लोराइड पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, 1 ppm होना चाहिए, लेड 50 ppb होना चाहिए, सल्फेट 500 ppm होना चाहिए और नाइट्रेट 50 ppm होना चाहिए। ध्यान रखना। क्लियर? अब फ्लोराइड की वजह से क्या होता है? देखो, वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जो फ्लोराइड है वो बोन और टीथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनकी स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन कम कॉन्सेंट्रेशन में। अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, 2 ppm तक पहुंच जाए, तो मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाता है, यानी टीथ का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। और बच्चों अगर 10 ppm पहुंच जाए तो बोन और टीथ अफेक्ट होती हैं, और इस डिजीज को हम बोलेंगे फ्लोरोसिस। अगर लेड की कंसंट्रेशन 50 ppb से ऊपर पहुंच जाए तो किडनी, लीवर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट होते हैं। सल्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो लग्जेटिव इफेक्ट होता है, यानी डायरिया, डिसेंट्री हो सकता है। और नाइट्रेट के लिए, खासकर बच्चों, नाइट्रेट के लिए एक डिजीज का नाम है मेथ हीमोग्लोबिनीमिया, जिसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो नाइट्रेट की कंसंट्रेशन अगर 50 ppm से ऊपर पहुंच जाए तो ये डिजीज हो सकती है। क्लियर? अब कुछ और मेटल है, उनकी प्रेस्क्राइब लिमिट भी देख लेते हैं। जैसे आयरन है 0.2 ppm, मैग्नीज है 0.05 ppm, एल्यूमिनियम है 0.2 ppm, कॉपर है 3.0 ppm, जिंक 5.0 ppm, कैडमियम 0.005 ppm। ये डेटा आपको याद रखना है। क्लियर? अब फ्लोराइड के बारे में थोड़ा सा। फ्लोराइड की अगर डिफिशियंसी ड्रिंकिंग वाटर में हो जाए तो बच्चों कई तरह की डिजीज हो सकती है, मोस्टली वो टूथ से रिलेटेड डिजीज होती है। और फ्लोराइड आयन है वो टीथ के इनेमल को हार्ड बनाने में रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन अगर 2 ppm से हो जाए तो मॉटलिंग ऑफ टीथ होता है, और 10 ppm से ऊपर हो जाए तो बोन ऑन टीथ के लिए वो नुकसान करता है, उसको हम फ्लोरोसिस डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन। बहुत इजी है बच्चों, दो वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, एक पेस्टिसाइड्स और एक हर्बिसाइड्स। ठीक है? पेस्टिसाइड में जो नेचुरल पेस्टिसाइड कौन सा? निकोटीन, लेकिन नेचुरल इतने इफेक्टिव होते नहीं। डीडीटी, एल्डेरिन और डेल्डेरिन ऐसे पेस्टिसाइड्स है जो बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये पोल्यूशन ज्यादा करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो बाद में कुछ ऐसे पेस्टिसाइड का निर्माण हुआ जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स। बात करते हैं हर्बिसाइड की। सोडियम क्लोरेट्स और सोडियम आर्सेनेट, दो हर्बिसाइड्स।
लास्ट बच्चों हम बात करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। मोस्टली जितनी भी चीजें हमने केमिस्ट्री में बनाई है उनमें से बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, यानी ये कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट करती है, जिसका सीधा असर ह्यूमन की हेल्थ पर होता है। तो बच्चों अब कुछ ऐसा नया ट्रेंड चला है कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, जो इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो यही उद्देश्य ग्रीन केमिस्ट्री का है। तो देखो मैं कुछ पॉइंट आपके सामने लिखता हूं। ग्रीन केमिस्ट्री का मेन मकसद ये है कि मिनिमम पॉल्यूशन करना और इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाना। क्लियर? अब जैसे प्लास्टिक बना दिया हमने, तो प्लास्टिक तो नुकसान पहुंचाता है, वो डिग्रेड होता ही नहीं है। सीएफसी बना दिया, वो ओजोन को डिग्रेड करता है। तो कई सारे ऐसे हमने केमिकल बना दिए जो ह्यूमन के लिए और इन्वायरमेंटल दोनों के लिए खतरा है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमने ये 5 पॉइंट लिखे हैं और जब भी हम किसी रिएक्शन को करते हैं तो वहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन बच्चों हमेशा 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करनी है 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। दूसरा, कुछ ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल हम लें जो कि पूरी की पूरी तरह जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जी, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है। और ये सब कैसे होगा? जब हम उस रिएक्शन कंडीशन को ऑप्टिमाइज करेंगे, यानी उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, ये सब चीजें हम रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, कैटलिस्ट का यूज ज्यादा करना है। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी हम रिएक्शन करते हैं वो एक्वस मीडियम में हो, क्योंकि बच्चों जो हमारे पास वाटर है वो सबसे ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट होता है सब में से, ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, नॉन इन्फ्लेमेबल है और कोई भी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट नहीं होता। तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम इस तरह के मेजरमेंट करेंगे कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो और हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है बच्चों। तो चलो, यही था हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये मेन पॉइंट आप नोट कर लो, इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। अगर कहीं कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।